हेलो हेलो बच्चा लोग देख पा रहे हैं? हेलो जी, आवाज क्लियर है? एवरीथिंग ओके? हाँ सर। ओके चलो, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, इतना लेट आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ सर। अच्छा, तो अब रेडी हो गए, नहा धो के तैयार हो? हाँ चलो ठीक है भाई। तो वैसे मुझे चांस तो कम ही लग रहे हैं नहाने के तुम्हारे। मैं ना क्या आया हूँ सर। आ क्या आए हो? आधा आधा सच में ना। चलो बहुत बढ़िया। तो अभी मैं अगर कैमरा ऑन करवा दूं इतने सारे लोगों के, तो अपने को सच्चाई पता लग ही जाएगी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये कभी थोड़ा छुपी रहनी चीजें चाहिए, ऐसी चीजें तो बैंडविड्थ एनीवेज। का प्रॉब्लम आ जाएगा। हाँ किसका प्रॉब्लम हो जाएगा? बैंडविड्थ का इतने वीडियो ऑन हो गए तो। हाँ ये बात भी सही है। तो चलो, अब जो है सबसे पहले तो यार होमवर्क होमवर्क कुछ करते हो? कर लिया सब कुछ? हाँ एचसीवी 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 में एटॉमिक में कोई दिक्कत हो रही है? नहीं सर। नहीं हो रही है। अच्छा, सवाल और दे दूं आपको? वर्कशीट दो। हाँ वर्कशीट ही। तो कल के दिन में मैं क्लास के बाद में आपको अपलोड करूंगा, है ना? ये जो है आपको अपलोड करूंगा मैं पीडीएफ। यहाँ पर मैंने देखा ये शेयर में जो है चैट में ऑप्शन आता है, तो चैट में मैं अगर फाइल अपलोड करूंगा तो वो आपको मिल जाएगी, है ना? तो सर, मीटिंग खत्म होने के बाद वो गैप मिलती नहीं वो। आ, मीटिंग तक ही रहती है। अच्छा, वो मीटिंग तक ही रहती है? हाँ, तो फिर कैसे किया जाए? तो फिर वो कैसे, गुरुकुल पे कर दो ना। किस पे करूं? ऐप पे सर, ऐप। अच्छा गुरुकुल वो के ऐप पे। गुरु के, ठीक है ठीक है ठीक है, करता हूँ। ठीक है, तो वो वर्कशीट की तरह जाएगी ऐसा? असाइनमेंट। ठीक ठीक। किसकी तरह? डीपीपी की तरह? डीपीपी वर्कशीट ऐसा ही कुछ ना? असाइनमेंट 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 की तरह, ठीक है। ठीक है, मैं अपलोड करवाता हूँ इसको आपका, इसके लिए अपना मॉडर्न के लिए, है ना? मॉडर्न के लिए अपलोड करवाता हूँ। तो चलो, अब आज का जो क्लास की शुरुआत करते हैं एक सवाल से। देखते हैं आप लोगों को कितना समझ में आया। कॉपी एंड पेन तो रेडी होगा आप लोगों का, है ना? तो पहला सवाल लिखें। हाइड्रोजन लाइक एटम इज एक्साइटेड by 68 electron volt from by 68 electron volt initial state from some initial state. This excited electron comes to ground state by emitting maximum 2 photons, one of equal energy of absorbed energy and one of greater than absorbed energy. Find एटम, मतलब एटम कौन है वो बताइए हमें। ठीक है, एटम कौन है आप ये बताइए।
बोलिए। ठीक है, ये करो, मैं अगला सवाल लिख लेता हूं। कुछ सोच पा रहे हैं क्या करना है? हाँ जी, एनीवन एनीवन? चिन्मय अपना माइक ऑफ करो, गाड़ियों की आवाज आ रही है तो। सर z इक्वल टू 6। हाँ ठीक है, क्या 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 क्या? z इक्वल टू 6। नहीं नहीं, z इक्वल टू 6। z इक्वल टू कितना आ जाता है? z इज z आपका आना चाहिए, n कितना आ गया था? n कितना आ गया था? मतलब वो ऊपर हायर एनर्जी स्टेट में कौन सा कितना आ गया था? वो 3 ना। 3 आ गया था, ठीक है। सर 6 आ रहा, z इक्वल्स टू 6 आ रहा। 6 आ रहा है, ठीक है। Z 6 equal to z 6। का आंसर नहीं है मेरे पास, n की वैल्यू है, अपन सॉल्व करके देख लेते हैं। आप n लोगों ने की क्या किया? तो आप लोगों ने क्या बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है, हाँ इलेक्ट्रॉन जो है क्या बोल रहा है कि जब वो ट्रांजिशन करके नीचे आया तो मैक्सिमम कितने 2 फोटोन वो निकाल पा रहा है। तो 2 फोटोन निकाल पा रहा है, और वो भी एक ही एटम की बात कर रहा हूं मैं। तो इसका 3 मतलब क्या लिखूंगा मैं? n-1 इज इक्वल टू 2 लिखूंगा। बोलो समझ में आता है? यस यहां से n इक्वल टू 3 आ गया। इसका मतलब अब यहां पर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेने के बाद में कहां पहुंच चुका है? यहां था, n इक्वल टू 3 पर था। यह है 2, यह है 1। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेने के बाद में 3 पर था और 3 से नीचे जंप करके आ रहा है। तो इसका मतलब पहले कहां रहा होगा? पहले वो 2 पर रहा होगा, उसने यहां से यहां तक गया तो ये 68 की एनर्जी लेके वो ऊपर गया होगा। फिर यहां से जब ये नीचे आया तो वो इस प्रकार से आया। तो यहां पर देख सकते हैं 2 फोटोन इसने निकाले हैं। एक तो जितनी एनर्जी अब्सॉर्ब करी थी उतना ही, यानी कि 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी एनर्जी 68 से ज्यादा होगी या कम होगी? ये वाले की एनर्जी 68 से ज्यादा होगी या होगी कम? सर, ज्यादा 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 होगी। क्योंकि हाँ 1 से 2 का ट्रांजिशन में ज्यादा एनर्जी होती है इंस्टेड ऑफ 3 से 2 के ट्रांजिशन में। वो हमने कल ही देख लिया था। तो ये जो है बिल्कुल हमारा, ये जो हमने सीखा है, जो क्वेश्चन में लिखा है, इसको एकदम सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जो ये चीज बनी है ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो एक चीज समझ में आती है कि हमारे पास 2 से 3 का ट्रांजिशन करने के लिए 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें चाहिए। तो लिख सकते हैं 68 is equals to 13.6 z square 1 by 2 स्क्वायर लिखो या 3 स्क्वायर? यहाँ पे क्या लिखो? 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर। कैसे पता लगा? क्योंकि भाई अपने को इधर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो अब यहां से z निकाल दीजिए, तो z की वैल्यू कितनी आ रही है? z की वैल्यू 6 आ रहे। 6 आ रही। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूं, एक बार बाकी सभी लोग भी चेक कर लीजिएगा। सर ओके चलो Yes, आगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ये कहता है आफ्टर अब्सॉर्बिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है। कहां से कहां तक? n1 से n2 तक ट्रांजिशन करता है। ठीक है, फिर आगे है इट मे रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट। ये लिख लो पहले यहां तक। आफ्टर अब्सॉर्बिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम n1 to n2 वेयर n2 ज्यादा है n1 से। ट्रांजिशन फ्रॉम n1 से n2 वेयर n2 इज ग्रेटर देन n1, देन
then it may return to ground state. Then it may return to ground state. After emitting 6 different wavelengths in emission spectrum. Wavelengths in emission spectrum. The energy of emitted photon is either equal to less than or greater than absorbed photon, then N1 and N2 are, ये अपने को देखना है कि N1 N2 की वैल्यू देखनी है. 2 और 4. कितना है? 2 and 4. 2 and 4, बिल्कुल सही. देख लो, ऑप्शन भी बता देता हूं मैं. ऑप्शन अपने को दिए हैं, ये है 4 4 4 5. और N1 की बात करें तो ये है N1 है 2, N1 है 3 और N1 है 4. तो अपना किसने आंसर दिया था 4 वाला? 4 and 2. सर वैसे ही गिरी सर ने एक बार लिया था क्लास नोट्स में. अरे बाबा रे. ठीक है, चलो. लर्न हो गया उसका आंसर. क्या होगा? सर लर्न हो गया उसका 4 और 2. 4 और 2 हो गया. अच्छा, मतलब रटा हुआ है तुम लोगों. नहीं सर, इजी है इसमें एनालिसिस करना भी. हाँ, एनालिसिस करना भी इजी है. ठीक है, चलो. तो मैं अब हटा दूं इसको, फिर कोई दिक्कत तो नहीं है ना? द आंसर इज 4 and 2. हमारा नहीं हुआ सर. तुम्हारा नहीं हुआ? चलो शुरू करते हैं. कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन हो रहा है यहाँ पर. तो बाय चांस केमिस्ट्री में अपना कुछ मिस भी हो गया तो अपन यहाँ समझ लेंगे, तो कोई दिक्कत है ही नहीं. अब देखो अपने को क्या बोला है यहाँ पर, जब ट्रांजिशन किया तो इसने क्या कहा कि बताइए भाई साहब, हमारा जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके आ रहा है नीचे, तो 6 अलग अलग तरीके से आ रहा है. तो हमारे पास सारी पॉसिबिलिटी देखनी है, तो हम क्या बोलेंगे, Nc2 बराबर 6 हो चुका है. यानी कि n इंटू n माइनस 1/2 होना चाहिए 6. यानी कि n इंटू n माइनस 1 होना चाहिए 12. यानी कि n इंटू n माइनस 1 होना चाहिए 4 इंटू 3. कंपेयर करें तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई? बोलो, 4 आ चुकी है. इसका मतलब जो N2 है, जो हमारा ये Nc2 था ना, N2 मतलब ये समझ रहे हो ना कि हायर वाला, तो हायर वाला कौन था? N2. यानी कि उसकी वैल्यू तो 4 आ चुकी है. तो यानी कि हमारे पास ऑप्शन A, B और C, तो यहां तक तो सही बना है, ये गलत बना हुआ है. ठीक है, यहां तक तो सही बना है, ये गलत बना हुआ है. फिर मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को, है ना? स्क्रीन में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर. ठीक है, ठीक है, ठीक. बच्चा जिसको दिक्कत हो रही है ना, तो आप शायद वो फुल स्क्रीन का ऑप्शन देखो कहीं पर, ऐसा ना हो छोटा कर रखा हो तुमने. ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास ऑप्शन बचता है कि N2 तो हमने निकाल लिया 4 वाला, अब बचता है N1. तो N1 में हमारे पास ऑप्शन क्या है कि N1 मतलब ये तो आपका 4 है, ये है 3, ये है 2, ये है 1. तो N1 डेफिनेटली या तो 3 होगा, या तो 2 होगा, या तो 1 होगा. 4 से बड़ा तो हो नहीं सकता. क्यों? क्योंकि एनर्जी लेके वो 4 तक पहुंचा है. यानी कि एनर्जी लेने से पहले वो 4 से नीचे ही रहा होगा. यानी कि या तो 3 पे रहा होगा, या तो 2 पे रहा होगा, या तो 1 पे रहा होगा. अब फर्दर इंफॉर्मेशन सवाल में दे रखी है. क्या इंफॉर्मेशन दी है? बोला गया है कि जब फोटोन निकला, जो हमारे 6 फोटोन निकल रहे हैं, उनमें जो एनर्जी है वो अब्सॉर्ब्ड एनर्जी के बराबर भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है. तो
तो अपन 3 वाली को देखते हैं कि ये 3 पे अगर इलेक्ट्रॉन होता हमारा शुरू में तो क्या हो रहा होता। तो इलेक्ट्रॉन यदि यहां पर होता तो मैं देखता हूं इसने एनर्जी अब्सॉर्ब करी, और जब हमारा इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो उसके पास क्या ऑप्शन है, 4 से 3 है ना, और फिर 3 से 2, ऐसा कई सारी अपनी पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसी कई सारी पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, 6 पॉसिबिलिटी काउंट कर ली मैंने, देख लो 1 2 3 4, ये और ये तो सेम ही है तो इसको वापस काउंट नहीं करेंगे, 4 हो चुका है। 1 2 3 4, और ये कौन सा है बोलो तो ये अपने पास 5, और ये अपने पास एक सीधा मैंने जंप करवा दिया, ये हो गया 6। तो 6 अलग अलग प्रकार के फोटॉन्स अपने को मिल सकते हैं। तो अब मैंने माना कि यदि वो 3 से ऊपर जंप किया तो इसका मतलब यहां पर जो हमें दिया गया था इंफॉर्मेशन कि जो एमिटेड एनर्जी है वो बराबर भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो अब कंपेयर करते हैं कि 3 से 4 तक की एनर्जी अगर गई तो देखो ये वाली एनर्जी क्या हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी। क्या इससे कम वाली एनर्जी वाला कोई फोटोन पॉसिबल हो पा रहा है किसी भी ट्रांजिशन में, देख लो। क्या 3 से 4 जो हमने ट्रांजिशन किया, क्या हमारा ये सभी ट्रांजिशन में 3 से 4 वाली एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग जो है उससे कम एनर्जी का फोटोन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इनफैक्ट दिस इज द मिनिमम एनर्जी फोटोन। ये बात समझ में आ रही है जिसका डाउट था? ठीक हो, समझो 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 इस बात को कि भाई हमें पता है कि 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4, इन सब में अगर एनर्जी की बात की जाए तो 1 से 2 की एनर्जी ज्यादा होती है, 2 से 3 की एनर्जी थोड़ी कम होती है, और 3 से 4 की और कम हो जाती है। तो इनफैक्ट इन सभी ट्रांजिशन में अगर आप देखें तो 3 से 4 की एनर्जी मिनिमम रहेगी। तो वो जो सवाल में इंफॉर्मेशन दे रखी है उसकी वजह से ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो अब मैं दूसरी पॉसिबिलिटी देखता हूं, 2 से 4 वाली। 2 से 4 वाली तो आप देख सकते हैं कि जितनी एनर्जी ये है उतनी एनर्जी तो ये बन गई, यानी कि बराबर एनर्जी वाला फोटोन तो दिख गया। अब इससे कम एनर्जी वाला फोटोन दिखाओ तो कौन सा मैं ट्रांजिशन देखूं, बताओ? 4 से 3। 4 से 3 देख लो, या आप 2 से 3 देख लो, क्योंकि ये वाला जो है ये तो 2 से 4। हाँ सर, हाँ। तो या आप देख सकते हो कि ये फोटोन भी कम एनर्जी का होगा, ये वाला फोटोन भी कम एनर्जी का होगा। तो आप समझ सकते हो कि कम एनर्जी वाला भी है। क्या ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन का ट्रांजिशन है क्या यहाँ पर? क्या इस एनर्जी से ज्यादा एनर्जी का फोटोन कोई है क्या यहाँ पर? 4 से 1। 4 से 1। 4 से 1 वाला। तो इसका मतलब जो सवाल में जानकारी है उसको सेटिस्फाई कर दिया है किसने? 2 ने। तो हमारा ये एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। अभी एक और चीज करने की बाकी है, कौन सा? 1 से 4 वाला कि मान ग्रेटर लीजिए, वाले नहीं आएंगे सर। हाँ, फिर इससे ज्यादा एनर्जी पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ये मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगी। तो हमें सवाल में दिया गया था कि भाई जो हमने ट्रांजिशन करवाए नीचे आते हुए इलेक्ट्रॉन में, उनकी एनर्जी अब्सॉर्ब एनर्जी से ज्यादा भी है। तो अगर ये ट्रांजिशन मान लिया जाए तो आप इससे ज्यादा एनर्जी का फोटोन नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए ये गलत हो चुका है और ये भी गलत हो चुका है, तो ये हमारा सही बना है। इज दैट क्लियर नाउ? ओके, परफेक्ट। अब क्या है कि कुछ पॉइंट्स जो अभी तक हमने सीखा है उसके बेसिस पर हम एक पॉइंट लिखना चाहेंगे, तो नोट करके अपना एक ये हेडिंग डाल दो इस तरह से। तो पॉइंट नंबर 1 है ना, पॉइंट नंबर 1, ताकि ये जो है एनालिसिस में आपकी हेल्प करेगा। जब आप सवाल करेंगे तो आपको मतलब इतना सोचना नहीं पड़ेगा, आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो आपको खुद से ज्यादा इतना सोचना नहीं पड़ेगा, बस ऐसे टिप्स पर आ जाएगी चीजें। तो सबसे पहला पॉइंट लिखें, सबसे पहला पॉइंट लिखें, with increase in principal quantum number, with increase in with increase in with increase in principal quantum number, with increase in principal quantum number, both total energy
and potential energy, both total energy and potential energy इंक्रीज करता है या डिक्रीज? ऊपर जाएंगे, इंक्रीज करता है। इंक्रीज। कैसे? आप देख लीजिए, टोटल एनर्जी n इक्वल टू 1 के लिए -13.6, फिर 2 के लिए -3.4, फिर 3 के लिए -1.51। तो सर ये तो डिक्रीज करता हुआ दिख रहा है या इंक्रीज कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, माइनस साइन है। और मैं देख सकता हूं कि टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो कि नेगेटिव में होती है हमारी इंक्रीज होती हुई दिख रही है। अगर बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, तो व्हाट विल से डिक्रीज करती है। इसका एक और फंडा आप समझ सकते हैं कि हमने स्पीड किसके प्रोपोर्शन में बोला था? z अपॉन n के। किसके प्रोपोर्शन में बोला था? z अपॉन n के प्रोपोर्शन में बोला था। तो n बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी, और स्पीड कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होने वाली है। ओके, तो हमने लिखा था बोथ टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस total energy and potential energy of electron increases and kinetic energy decreases. Kinetic energy decreases. ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखें। सेकंड पॉइंट लिखें, with increase in principal quantum number, with increase in principal quantum number, with increase in principal quantum number, the energy difference between any two consecutive energy level decreases. एनर्जी लेवल डिक्रीजेस। ये अंग्रेजी में क्या कहना चाह रहा है? सर एक बार रिपीट कीजिए फिर से। With increase in principal quantum number, the difference between any two consecutive energy level decreases. The difference between any two consecutive energy levels decreases. तो अब बताइए, ये अंग्रेजी में जो हमने कहा गया है इसका मतलब क्या है? सर दो कॉन्सेक्यूटिव लेवल्स के बीच में ये एनर्जी कम होते ऊपर जाते गैप। हाँ, ऊपर जाते में गैप कम हो जाता है। तो मैं और सीधे शब्दों में कहूं कि 1 से 2 की एनर्जी और 2 से 3 की एनर्जी में कौन छोटा? 2 से 3 की एनर्जी और 3 से 4 में और कर दिया जाए तो सबसे छोटा कौन? और छोटा 3 से 4। तो इसका मतलब मैं बोल रहा हूं कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 ऐसे कंसेक्यूटिव लेवल देखते जा रहे हैं। तो जितना ऊपर जाएंगे वो एनर्जी उतनी ही छोटी कम होती जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखें। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in an orbit in hydrogen-like atom is equal to जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, is equals to
is equals to total energy of electron in that orbit of hydrogen into z square into z square। बड़ी सिंपल सी बात है। हाँ सर। ठीक है, तो अब देखो कि अपन ने इसका मैं बता देता हूं बाय चांस किसी को नहीं समझ में आया कि हाइड्रोजन के लिए अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखा जाता है अपने पास -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, और z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। और इसी तरह से अगर मैं कोई दूसरा एटम लेता हूं तो उसके लिए क्या हो जाएगा -13.6, उसके लिए होगा z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। तो इन दोनों को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं किसका फैक्टर आ रहा है, z स्क्वायर का फैक्टर आ रहा है। तो वही चीज लिखा हुआ है कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इनटू z स्क्वायर। तो मान लो आपको कहीं दे दिया कि हाइड्रोजन का किसी मान लो लिथियम का 4th ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, लिथियम के 4th ऑर्बिट की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, तो मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 4th ऑर्बिट में हाइड्रोजन की इंटू z स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाइड्रोजन के 4th ऑर्बिट में इंटू z स्क्वायर। बोलो बात समझ में आती है? हाँ तो बोल दो भाई। यस सर। हाँ अच्छा, अब बताओ टोटल एनर्जी का जैसे मैंने लिखा उसी प्रकार से पोटेंशियल लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल। आवाज नहीं आ रहा। जिस तरह से मैंने टोटल एनर्जी लिखा, ये पीछे से आवाज किसकी आ रही है? दुर्गेश, एक मिनट। हाँ तुम्हारी नहीं। हाँ तो मैं ये कह रहा हूं जैसे टोटल एनर्जी का मैंने लिखा उसी प्रकार से क्या पोटेंशियल एनर्जी, क्या काइनेटिक एनर्जी के बारे में लिख सकता हूं क्या कि इनटू z स्क्वायर कर दें? बोलो बोलो बोलो। हेलो, आवाज इनटू z स्क्वायर। तो जैसे मैंने यहाँ टोटल एनर्जी लिखा ना, टोटल एनर्जी ऑफ एटम, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, तो टोटल एनर्जी के ऊपर साइड में अपन लिख लें टोटल एनर्जी कॉमा पोटेंशियल एनर्जी कॉमा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी ऑफ, या यहां पर कर सकते हैं ऑब्लिक पोटेंशियल एनर्जी ऑब्लिक काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आ रही है ना? जब यहां टोटल देखेंगे तब यहां पर भी टोटल देखेंगे, जब यहां पोटेंशियल देखा जाएगा तब यहां भी पोटेंशियल एनर्जी देखा जाएगा, और जब यहां काइनेटिक एनर्जी देखेंगे तब यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी देखेंगे। बोलो बोलो। हाँ कह दो भाई। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। हाँ जी। अब अगला पॉइंट करते हैं, है ना, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं कि इसमें लिखें डेल्टा E N1 N2 for hydrogen like atom is equals to delta E N1 N2 for hydrogen into क्या करूं, Z स्क्वायर। z स्क्वायर। तो ये लिखने का मतलब ये है, मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजिशन कर रहे हैं किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन जा रहा है मान लो 1 से 3 जा रहा है। अब किस एटम में जा रहा है, हाइड्रोजन लाइक एटम में जा रहा है। तो मान लो लिथियम ले लिया फिर से मैंने, तो लिथियम में 1 से 3 तक जाने की एनर्जी लिखी जाएगी हाइड्रोजन में 1 से 3 तक जाने की एनर्जी इंटू z स्क्वायर। हाइड्रोजन में 1 से 3 तक जाने की एनर्जी इंटू z स्क्वायर। अगेन अपना फंडा क्या है, डेल्टा E लिखा जाता है, ये बन जाएगा अपने पास अब कितना बनेगा, ये 13.6 z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो अगर हाइड्रोजन होता तो यहां पर क्या होता, 1 हो जाता। अगर हाइड्रोजन नहीं होता तो क्या हो जाता, z स्क्वायर हो जाता। बाकी सारा मसाला बिल्कुल सेम रहता, 13.6 सेम रहता, ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम रहता। अंतर किसका आया, z का आया है। अंतर किसका आया, z का आया है। तो आप देख सकते हैं यहां से ये हमने रिलेशन लिख लिया,
ये हमने एक रिलेशन लिख लिया है। बात समझ में आई? हाँ सर। जी, अब अगला लिखें एक पॉइंट, मतलब ये हेडिंग लिखें, ये जो डेफिनेशन काम आएगी, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी? आयनाइज करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है ना, आयनाइज करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। ठीक है, तो मैं बोलता हूं कि इलेक्ट्रॉन जब होगा, जैसे मान लो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो यदि मैं उस इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकना चाहूं, एटम से बाहर निकालना चाहूं, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई n=1, यानी कि ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी उसे कहा जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी, उसे कहा जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन लिखते हैं अपन, लिखें आयनाइजेशन एनर्जी में लिखें, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड the minimum energy required to remove an electron, the minimum energy required to remove an electron from hydrogen or hydrogen like atom, is called its ionization energy, is called its ionization energy, and corresponding potential through which electron should be accelerated is known as ionization potential, is known as ionization potential। तो इनफैक्ट आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट तक भेजने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वो कहा जाएगा हमारी आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी अगर लिखें तो वो लिखा जाएगा एनर्जी ऑफ इन्फिनिटी, बाहर भगाना है तो इनफाइनाइट तक भेज दो, माइनस एनर्जी ऑफ 1। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है, ये क्या है, अपने को है कि भाई एक एक्साइट करने के लिए ना, एक्साइट करने के लिए एनर्जी, कि भाई मान लो अगर वो इलेक्ट्रॉन 2 पर था तो 2 से 3 तक भेजने की जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वो हो जाएगी एक्साइटेशन एनर्जी। मान लो इलेक्ट्रॉन अगर 5 पर था तो 5 से 6 पर जाने की जो एनर्जी होगी वो अपनी बन जाएगी एक्साइटेशन एनर्जी। तो लिखें
the minimum energy required to excite an electron is known as excitation energy. Excitation energy of that particular excited state. And corresponding potential is known as excitation potential. Excitation potential. Excitation potential. Okay. तो अब एक सवाल करते हैं. मैंने लिथियम ले लिया है ना, लिथियम आए तो लिथियम एटम है, लिथियम एटम है. तो अब यहाँ पे लिथियम का अगर देखा जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे लिथियम एटम में? 3 तो अभी मेरे पास क्या बोला है? टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिक्वायर्ड इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फिर कहला है टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिक्वायर्ड इज 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो बताइए कि लिथियम प्लस लिथियम प्लस कितना? लिथियम 3+ बनाने में +2 लिथियम 3+ बनाने में एनर्जी रिक्वायर्ड क्या होगी? एनर्जी रिक्वायर्ड क्या पाई जाएगी? सर लिथियम से लिथियम +3 या लिथियम +2 से +3? इससे डायरेक्ट प्लस लिथियम से. लिथियम +3. इलेक्ट्रॉन. कितना? 147.4. कैसे किया बच्चा आपने? तीनों को ऐड कर लिया पहले, मतलब 30 की निकाल. बिल्कुल सही. तीसरी वाली को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, कि तीसरे इलेक्ट्रॉन को टू रिमूव थर्ड इलेक्ट्रॉन, मैं बोल सकता हूं एनर्जी क्या होगी? वो होगी अपना ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिट तक भेज दो तो लिखा जाएगा 13.6 Z². कितना है? ये 9 हो जाएगा. 1/1² माइनस 1/∞². तो ये 13.6 इंटू 9 हो गया. कितना आ जाता है ये 13.6 इंटू 9? 122.4. 122.4. अब मेरे पास क्या बोला है कि अपने को लिथियम 3+ बनाना है. किससे? लिथियम से. तो यानी कि मेरे टुकड़े जो करने हैं वो मुझे 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजना है. तो पहला इलेक्ट्रॉन भेजा, फिर दूसरा भेजा, फिर तीसरा भेजा. तो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू, पहले के लिए तो 5 चाहिए था, दूसरे के लिए 20 चाहिए और तीसरे के लिए 122.4 चाहिए. तो ये कितना आ रहा है? 147 आ रहा है क्या?
147.4। 147.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या बन जाएगी, टोटल एनर्जी बन सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत हो कहीं पर बता दीजिए। नो डाउट, नो डाउट, बोलो बोलो। ठीक है, अब मैं बात करता हूं रिकॉइल। फिर से एक बार एक्सप्लेन करो ना। ठीक है, देखो उसमें क्या था कि 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं लिथियम में। अब सवाल में हमें क्या दे रखा था, सवाल में हमें पहले सर इलेक्ट्रॉन एक को बार निकालने, पीछे का पेज लो ना। इसके पीछे वाला पेज, ये वाला, ये वाला चाहिए ना। तो देखो जिसने भी ये सवाल पूछा था कि अपने को बोला क्या है कि अपने को जाना है लिथियम से लिथियम 3+, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन मुझे बाहर निकालने हैं। 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 की जानकारी सवाल में पहले ही दे रखी है कि पहले को इतनी एनर्जी से निकाला जाएगा, दूसरे को इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तब निकलेगा। अब बचता है तीसरा। तो तीसरे में आप ध्यान दीजिए, जब 2 निकल चुके हैं तो लिथियम में सिर्फ बचा कौन है, एक बचा हुआ है। और अगर एक बचा हुआ है तो क्या मैं हाइड्रोजन लाइक स्पीशी बोल सकता हूं क्या उसे? हाइड्रोजन लाइक स्पीशी बोल सकता हूं क्या? बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। और मैं बोल सकता हूं सिर्फ में उसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो क्या उसमें बोर मॉडल को यूज किया जा सकता है? क्या इसमें बोर मॉडल को यूज किया जा सकता है? हाँ सर। बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमने बोर मॉडल को यूज किया, बोर के फॉर्मूले को यूज किया। जयेश अपना माइक ऑफ कर दो बच्चे। तो हमने बोर को यूज किया और हमारे पास तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी भी आ गई। तो आप देख सकते हैं हमारे पास कितना बना, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो पहले को निकालने के लिए, 20 है दूसरे को निकालने के लिए, और तीसरे को हमें निकालने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए होगी। तो टोटल कितनी चाहिए? 5, 20 और 122.4 चाहिए। तो इस प्रकार से हम टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इज दैट क्लियर नाउ? मतलब हाँ सर। ठीक है। तो अब चलो रिकॉइल ऑफ एटम से पहले हम देखते हैं कोलिजन ऑफ एटम, देखते हैं ना, कोलिजन, कोलिजन देखते हैं ना, टकराव देखते हैं। तो भाई हमारे पास जो है कि पहले हम एग्जांपल लेंगे और उसकी मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो ये मैंने ले लिया हाइड्रोजन और ये मैंने ले लिया न्यूट्रॉन। तो बेसिकली हाइड्रोजन में अगर देखा जाए तो अंदर प्रोटॉन होगा या न्यूट्रॉन होगा? प्रोटॉन होगा। और ये क्या है? न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन आया और ये कुछ स्पीड से आया, मान लिया मैंने v0 स्पीड से आया। अब यहां पर प्रोटॉन है, यहां पर न्यूट्रॉन है, तो क्या इनका मास ऑलमोस्ट सेम मान सकता हूं मैं? हाँ सर। ठीक है, अभी माइक ऑन कर लो क्योंकि अभी सवाल पूछूंगा मैं, है ना, तो ऐसे टू एंड फ्रो होगा तो अच्छा रहेगा। तो अब मैं क्या बोलता हूँ, हाइड्रोजन है और हमारे पास न्यूट्रॉन है, फिर न्यूट्रॉन अभी आता है और टकराता है। फिर तो अब देखना क्या हो रहा है, ये किसका है? आपका है ना, शायद आप ईयरफोन लगा के काम नहीं कर रहे हो, मेरी आवाज मुझे आ रही है। हाँ, तो अभी देखो क्या हुआ कि जब न्यूट्रॉन आया, टकराया, तो यहाँ पर कोलिजन जब हमने देखा था, जब हमने 11th में मोमेंटम वगैरह पढ़ा था, तो अब उसमें देखा था कि कोलिजन कितने प्रकार के हो सकते हैं। आपका परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, है ना, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, और अपना इन इलास्टिक कोलिजन बीच में जो बनता है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो बताइए इसमें जीरो एनर्जी लॉस कब होगा? परफेक्टली इलास्टिक में, परफेक्टली इन इलास्टिक में, या परफेक्टली इलास्टिक? परफेक्टली अच्छा बताओ, मैक्सिमम एनर्जी लॉस किसमें होगा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस परफेक्टली इन इलास्टिक में, और इन इलास्टिक में इंटरमीडिएटली लॉस होगा कि थोड़ा सा इससे कम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं देखता हूं कि जब न्यूट्रॉन यहां आया, हाइड्रोजन से टकराया, तो हो सकता है ये अपनी एनर्जी लॉस करवा दे, मे बी पॉसिबल। लेकिन अगर यहां पर एनर्जी लॉस करवाएगा तो एनर्जी कहीं जानी भी तो चाहिए
जैसे हम वस्तु ऐसे चीजें टकराते हैं तो वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कोई चीजें ऐसे टकरा गई तो कभी हीट में कन्वर्ट हो गई, थोड़ी सी आवाज में कन्वर्ट हो गई, तो एनर्जी यहाँ से चली जाती है। लेकिन छोटे पार्टिकल्स हैं हमारा, एक है न्यूट्रॉन और एक है हाइड्रोजन। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो एनर्जी जा सकती है वो मोस्टली अपने इलेक्ट्रॉन के पास ही जा सकती है। और मैंने क्या बोल दिया कि हाइड्रोजन है और ये बोल दिया ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है। क्या बोल दिया? ग्राउंड स्टेट में है। तो अब मैं क्या देखना चाहता हूं कि भाई न्यूट्रॉन आया टकराया, न्यूट्रॉन आया टकराया, हो सकता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन रहा हो सकता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन रहा हो सकता है इनइलास्टिक कोलिजन रहा हो। तो सर ये परफेक्ट मतलब पता कैसे लगेगा कौन सा हुआ है कौन सा नहीं हुआ है? तो इसका फंडा हमें पता लगेगा किससे? एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लॉस से। किससे पता लगेगा? काइनेटिक एनर्जी लॉस से पता लगेगा। और यदि काइनेटिक एनर्जी लॉस हमें करवाना है तो एनर्जी गई किसके पास में? वो लॉस होके गई किसके पास में? बोलो। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास में। अच्छा बताओ इलेक्ट्रॉन अभी कहां पर है? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट पे है। तो इलेक्ट्रॉन को कम से कम भी एनर्जी मिले तो भाई कहां तक पहुंच पाएगा वो? मतलब कम से कम भी एनर्जी मिले तो एटलीस्ट कहां तक पहुंच पाएगा? n इक्वल्स टू 1 पर तो वो है, n इक्वल्स टू 2 पर पहुंच सकता है कि भाई हमने जो एनर्जी लॉस करवाया वो मिनिमम एनर्जी लॉस भी अगर हम देखें कि भाई इतना हुआ, और एनर्जी लॉस का मतलब जो है वो तो ऊपर गया है। एनर्जी लॉस होने का मतलब ही यही है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप किया है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अगर यहाँ लॉस होगी तो हमारे पास लॉस होने का एक ही तरीका बचा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन को मिल जाए। एक ही तरीका हमारे पास बचा हुआ है कि भाई वो जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को मिल जाए। तो यदि मैं कहता हूं कि हमारा जो है इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप कर रहा है, तो मैं देखता हूं कि हमारी जो एनर्जी लॉस हुई, और मिनिमम एनर्जी लॉस की अगर मैं बात करता हूं तो कम से कम इतनी तो हमारे पास एनर्जी लॉस हो कि बेचारे इलेक्ट्रॉन को 1 से 2 तक तो पहुंचा दे। कम से कम इतनी एनर्जी लॉस तो हो तब जाके इलेक्ट्रॉन को 1 से 2 तक तो पहुंचा दे। अगर एनर्जी लॉस उस 1 से 2 तक पहुंचाने के लायक अगर नहीं थी, मान लो हमारी यहाँ पर हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से n इक्वल्स टू 2 पर ले जाते हैं तो कितनी एनर्जी चाहिए होती है? 1 से 2 पर जंप करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? नहीं नहीं नहीं, 1 से 2 तक एनर्जी जंप करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यदि यहाँ पर कोलिजन इस प्रकार से हुआ कि यहाँ पर एनर्जी लॉस जो है मान लो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही हो पा रहा था, तो क्या इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या एनर्जी अब्सॉर्ब कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या हमारी काइनेटिक एनर्जी लॉस संभव हो पाएगी? नहीं सर, नहीं हो पाएगी। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा। तो अभी एक सवाल लिखें, है ना, अभी एक सवाल लिखें और इसकी मदद से हम कोलिजन को समझने की कोशिश करेंगे। नहीं लेकिन सर वो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कहाँ जा रही? हाँ जी बोलो वापस। 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कहाँ जा रही? वो गई नहीं। मान लो अपना कोलिजन इस प्रकार से हुआ कि वो चाहता है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लॉस हो जाए, लेकिन इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं, तो वो बेचारे को जाने की जगह मिलेगी ही नहीं, तो वापस सिस्टम में आ जाएगी वो एनर्जी। सर वो एनर्जी सराउंडिंग में नहीं जा सकती? उसमें यहाँ पर हीट में नहीं मानते हैं, जो भी एनर्जी अपनी जा रही है वो इलेक्ट्रॉन को पॉसिबल मानते हैं। तो नेसेसरीली वो जो एनर्जी लूज होंगी वो इलेक्ट्रॉन को ही जाएगी। हाँ इलेक्ट्रॉन को ही लेंगे जी, ठीक है। और न्यूक्लियस को क्यों नहीं जा सकती एनर्जी? क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियस को क्यों नहीं जा सकती? न्यूक्लियस को क्यों नहीं जा सकती? के साथ कोलिजन क्यों नहीं करेंगे? न्यूट्रॉन है ना वो, तो एक मिनट अपन के फोर्सेस भी नहीं लगेंगे ना। एक मिनट, अभी न्यूक्लियस की बात करें तो यहाँ पर अपने पास हाइड्रोजन में कौन था? प्रोटॉन था। सिंगल मतलब पार्टिकल है वो, तो उसको एनर्जी मिलके वो क्या करेगा? मतलब लाइक आप समझ रहे हो कि उसको एनर्जी मिलेगी, एटम को एनर्जी मिलेगी ना। हाँ, तो आप जब ये कह रहे हो ना कि एनर्जी मिलेगी, तो बिल्कुल मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा
मैं तो कह रहा हूँ जैसे मान लो कि इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड थी, है ना, इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड थी। अब टकराने के बाद में इसकी बेचारे की स्पीड मान लो 2 हो गई, इसकी बेचारे की मान लो 1 हो गई, तो डेफिनेटली इसको स्पीड मिली है, काइनेटिक एनर्जी मिली है, नो डाउट, है ना। मोमेंटम कंजर्वेशन कर रहा हूं मैं, 5 × 2, इसकी 3 हो जानी पड़ेगी, है ना, 3 होनी पड़ेगी, ऐसा कुछ होना पड़ेगा। मतलब मैं बस एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, इस डेटा को लेके मत बैठ जाना बाद में कि सर ये तो ऐसा बोला था आपने, 2 और 3 बोला था, गलत हो सकता है ये डेटा, या फिर मैं कर ही दूं, सही कर देता हूँ, नहीं तो आप बाद में आओगे मेरे पास में। इसको 2 कर देता हूँ, इसको 3। दोनों का मास तो सेम है ना? हाँ मास सेम है, तो मोमेंटम वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएंगे ना। हाँ, तो देखो अगर मान लो न्यूट्रॉन 5 मीटर पर सेकंड से आया, तो कोलिजन के बाद में मैंने देखा कि न्यूट्रॉन की स्पीड हो गई है 3 मीटर पर सेकंड, हाइड्रोजन की स्पीड हो चुकी है 2 मीटर पर सेकंड, हाइड्रोजन की स्पीड हो गई है 2 मीटर, मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन हमारा हो रहा है, देख सकते हो आप, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि यहां पर क्या हाइड्रोजन न्यूक्लियस को एनर्जी मिली? बिल्कुल मिली है। ये 2 मीटर पर सेकंड किसको मिली है? इस प्रोटॉन को ही तो मिली है जो पूरा सिस्टम यहां पर मूव कर रहा है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जो लॉस हुआ है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो हुआ है। पहले की काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 12m × 5 का स्क्वायर। बाद की काइनेटिक एनर्जी क्या थी? इसकी और इससे मिलकर बनी हुई एनर्जी, इससे और इससे मिलकर बनी हुई एनर्जी। तो आप अगर देख पाए कि यहां पर एनर्जी लॉस अगर हो रहा है, जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन के पास जा रहा है ना, ये अपन अज्यूम कर रहे हैं। और साथ के साथ आप ये भी देख रहे हो कि हाइड्रोजन को भी काइनेटिक एनर्जी मिली है, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन को नहीं मिली। हम तो ये कह रहे हैं कि जो लॉस हुआ है वो कहां गई होगी, तो वो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो मोस्टली एनर्जी गई है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के पास गई है, ठीक है। हीट की वगैरह नहीं मान सकते? अरे अपने पास ये जो है यहाँ पर जो भी कोलिजन हो रहा है, ये अपने पास अज्यूम कर रहे हैं कि भाई अपने पास सारी की सारी जो गई इलेक्ट्रॉन के पास में गई। और भी पॉसिबिलिटीज हैं, अभी सवाल करेंगे तब समझ में आएगा। सर वो काइनेटिक एनर्जी मिली हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, और 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी मिलेगी ना? अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की पॉसिबिलिटी बनती है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन को 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी मिली और काइनेटिक एनर्जी भी मिल गई। 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलो, क्या बोल रहे हो? सर एनर्जी उसको हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मिल गई और काइनेटिक एनर्जी भी मिल जाएंगे ना? हाँ, काइनेटिक एनर्जी भी मिलेगी, और अगर वो लॉस अगर हो रहा है तो लॉस वाली एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन को मिल रही है। फिर इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी ना सर, 10 से ज्यादा हो जाएगी तो जा सकते हैं ना? तो वो जा सकता है, कहाँ जा सकता है? उसके n=2 में। अरे नहीं 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 नहीं, अभी 1 मिनट सवाल करो, अभी सवाल करो और समझेंगे, ठीक है। फिर नहीं समझ में आता है तो और बताएंगे, ठीक है। सवाल लिखे, फाइंड आउट मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, फाइंड आउट minimum kinetic energy of neutron so that collision may be inelastic. तो ये रहा अपना न्यूट्रॉन, ये रहा अपना हाइड्रोजन, है ना। न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन है, ये कुछ स्पीड से आया, v0 स्पीड से, और ये टकराया। अब मुझे इन इलास्टिक कोलिजन करना है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा या नहीं होगा? होगा। तो वो लॉस होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा या नहीं होगा? होगा। इसका मतलब हमारी लॉस की जो एनर्जी है वो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन ने अब्सॉर्ब कर ली है, ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात समझिएगा कि सवाल में पूछा है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, बोला है कि कितनी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, तो एटलीस्ट हो ही हो, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे फेवरेबल कंडीशन देख लेते हैं, किसकी? इलेक्ट्रॉन को जंप करवाने की। तो इलेक्ट्रॉन को जंप करवाने की फेवरेबल कंडीशन अगर हो गई तो क्या वो इनइलास्टिक कोलिजन हो जाएगा? क्या वो इनइलास्टिक कोलिजन हो जाएगा? यस सर। हाँ ना। और अगर इनइलास्टिक कोलिजन हो गया तो हमें उस फेवरेबल कंडीशन के कोरस्पॉन्डिंग मिनिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए। हाइड्रोजन कहां था? ग्राउंड स्टेट पर था,
तो अब देखो ग्राउंड स्टेट पर था तो कम से कम मुझे फेवरेबल देखना है तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो मुझे चाहिए ही चाहिए इलेक्ट्रॉन को जंप करवाने के लिए, इससे कम से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि यहां पर जब ये V0 से आया और टकराया तो इसकी मैक्सिमम एनर्जी लॉस पॉसिबल कितनी हो सकती है जब ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कर दे, जब ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कर दे। तो मैं एक बार चेक करता हूं फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस, तो क्या लिखा जाएगा, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस करवाने का मतलब क्या है, इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो मैं अगर देखता हूं इसका मास m ले लिया तो इसका मोमेंटम कंजर्वेशन लिखें तो mv0 इज इक्वल टू, जब ये टकरा गए तो परफेक्टली इन इलास्टिक कर रहे हैं, यानी कि दोनों साइड बाय साइड चिपक के चल रहे हैं। तो न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन यहां पर दोनों सेम स्पीड से चले, कितनी v मान लिया, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा m इंटू वी प्लस m इंटू वी। दोनों की वेलोसिटी सेम आ चुकी है, दोनों की वेलोसिटी सेम है और मास भी ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि एक तो है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। तो यहां से v की वैल्यू कितना आया, बोलो v0/2। तो यहां से लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कहे तो क्या लिखा जाएगा बताइए, लॉस इन लॉस क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ mv0² माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो माइनस हाफ, मास हो चुका है 2m और स्पीड कितना हुआ है बताइए, v0 का होल स्क्वायर। तो यहां से आया हाफ mv0² माइनस 1/4 mv0² आ चुका है। देखो 2 से 2 गया और ये v0²/4 आ चुका है, तो ये आ चुका है mv0²/4। अच्छा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अगर देखें तो कितनी थी, हाफ mv0²। तो लॉस जो बना हुआ है वो mv0²/4 बना हुआ है। तो क्या मैं इसे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बाय 2 लिख सकता हूं, बोलो। तो हाँ, अगर मुझे यहां पर इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाना है तो मैं कह सकता हूं फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं लिख सकता हूं कि एनर्जी लॉस, काइनेटिक एनर्जी लॉस जो है वो या तो बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए किसके, ये होना चाहिए किसके, मतलब बराबर ही होना चाहिए, ये होना चाहिए किसके, एनर्जी अब्सॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन के। तो एनर्जी अब्सॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन कम से कम तो कितनी आएगी हमारे पास, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। तो ये कितना आ गया, दिस इज 10.2 और ये लॉस जो बना है वो कितना बना है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बाय 2। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना आ गया, 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ध्यान दीजिएगा ये जो एनर्जी आई है वो हमने सबसे फेवरेबल कंडीशन कंसीडर करते हुए ली थी। फेवरेबल कंडीशन इस तरह से कि हमारे पास जो हमने एनर्जी लॉस करवाई थी वो भी क्या करवाई थी, मैक्सिमम करवाई थी। वो क्या करवाई थी, मैक्सिमम करवाई थी, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन लिया था। लेकिन सवाल में तो क्या बोला है, परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं, इन इलास्टिक करना है। क्या करना है, इन इलास्टिक करना है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां पर इन इलास्टिक करना है तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारी इन इलास्टिक है, इसका मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक के कंपैरिजन में एनर्जी लॉस ज्यादा होगा या कम होगा, इन इलास्टिक में कम होगा सर, कम। हाँ, इन इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक। तो मैं देखता हूं इसमें एनर्जी लॉस परफेक्टली इलास्टिक के कंपैरिजन में कम होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई परफेक्टली अगर मुझे इन इलास्टिक कोलिजन करवाना है
तब भी मुझे इलेक्ट्रॉन 1 से 2 तो जंप करवाना ही पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन 1 से 2 जंप करवाना है तो कम से कम इलेक्ट्रॉन को 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो देना ही पड़ेगा। तो मुझे पता है कि भाई परफेक्टली इलास्टिक में 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो इन इलास्टिक के केस में, इन इलास्टिक कोलिजन के केस में काइनेटिक एनर्जी मुझे 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा चाहिए होगी। बात समझ में आ रही है? ये समझो। कम चाहिए होगी। नहीं 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 नहीं, देखो जब मैं बोल रहा हूं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, तो एनर्जी लॉस ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और एनर्जी लॉस अगर ज्यादा हुआ, एनर्जी लॉस अगर ज्यादा हुआ तो मैं ये कह सकता हूं कि अपनी इनिशियल एनर्जी कम हो ना, तब भी उसमें से ज्यादा एनर्जी लॉस करके इलेक्ट्रॉन को जंप करते है ना सर। जस्ट 1 सेकेंड सर, अभी बस। हाँ ठीक है सर, है ना। और इन इलास्टिक कोलिजन की अगर मैं बात करता हूं तो हमारा एनर्जी लॉस कम होगा, तो हमारे घर से ही हमें ज्यादा एनर्जी लेके आनी पड़ेगी ताकि उसका कम वाला रेशो इतना तो हो कम से कम कि इलेक्ट्रॉन को वो जंप करवा दे। समझ में आ रही है मेरी बात? अरे हाँ तो बोल दो या ना तो बोल दो। हाँ सर। ठीक है, तो मैं देख रहा हूं कि अगर मुझे इन इलास्टिक कोलिजन करवाना है तो यहां से फॉर इन इलास्टिक कोलिजन करवाना है तो लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास बनेगा। और मिनिमम की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मिनिमम जो सवाल में बोला है वो कितना हो जाएगा, 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया? सर एनर्जी लॉस अगर कम हो रही तो फिर काइनेटिक एनर्जी अगर अपन ने कम भी दे दी तो चलेगा ना? नहीं, अपने को लॉस कम से कम 10.2 तो करवाना ही है, इससे कम करेगा तो चलेगा नहीं। अब मैंने कम से कम 10.2 का करवाना है और मुझे ये पता है कि इन इलास्टिक कोलिजन है, और इन इलास्टिक कोलिजन है इसका मतलब मुझे एनर्जी लॉस यहाँ पर कम होता है। तो मुझे पहले ही अपने घर से ही जो एनर्जी लेके आनी पड़ेगी वही एनर्जी क्या है, ज्यादा एनर्जी लॉस ज्यादा रहेगा ना, ताकि मैं बोल सकता हूं उसका छोटा सा फ्रैक्शन भी कम से कम 10.2 तो बन जाए। समझे मेरी बात को? एनर्जी लॉस ज्यादा रहेगा ना। अरे यार, इन इलास्टिक में और परफेक्टली इन इलास्टिक में किसका एनर्जी लॉस ज्यादा होता है? परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक में। तो अगर शुरू में ही हम कम एनर्जी लेके आए और परफेक्टली इन इलास्टिक ले लिया तो परफेक्टली इन इलास्टिक में एनर्जी लॉस ज्यादा होता है, तो हो सकता है कि वो 10.2 के बराबर आ जाए। मतलब घर से सोचो कि अपने को 5 रुपए तो देने ही है अगले बंदे को, ठीक है। अब मैं परफेक्टली इन इलास्टिक करता हूं तो तुम्हारा लॉस जो है वो मैक्सिमम हो रहा है और तुम अपने घर से मतलब कम रुपए लेके आए तब भी चलेगा। लेकिन अगर इन इलास्टिक कोलिजन हुआ, अगर इन इलास्टिक कोलिजन हुआ तो वहां पर तुम्हें जो है तुम्हारी ये पता है कि भाई एनर्जी लॉस अपना कम होगा, एनर्जी लॉस कम होगा, कम फ्रैक्शन में होगा, फ्रैक्शन समझो। तो मुझे घर से ज्यादा एनर्जी लेके आनी पड़ेगी ताकि उसका फ्रैक्शन इस लायक तो बन जाए कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाए। नहीं समझे? ओके सर, समझा सर। एक दूसरा डाउट था। हाँ, एक डाउट है, मतलब अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता तो फिर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती पहले। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मतलब पहले रिलीज होती, वो सराउंडिंग में जाती और फिर सराउंडिंग की एनर्जी वो एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता। अरे इलेक्ट्रॉन के पास जा रही है यार, इतना मत सोच सर। डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन के पास जाएंगे तो मतलब थोड़ा, चलो अभी कोई बात नहीं, अभी सर का टाइम में अपन रुकेंगे, तो अपन इसको फर्दर कल डिस्कस करेंगे। आपने अगर नोट करना है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अपन कल इसको वापस से डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ओके ठीक है, तो अभी अपन यहाँ पे ऑफ करते हैं अभी।